नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक सफर पर ले जा रहे हैं जहां हम अंबाला की धरती के रंगों और रौनकों में डूबेंगे। यह धरती वीरों की धरती है, त्योहारों का घर है और यहाँ के मेलों में तो मानो खुशी का समुंदर उमड़ता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम अंबाला के कुछ प्रसिद्ध मेलों की सैर करेंगे जहां आस्था और उत्साह का संगम होता है। हर मेले की अपनी एक कहानी है, अपनी मान्यता है और अपनी एक अलग ही पहचान है। लेकिन सिर्फ मेलों तक ही सीमित नहीं रहेंगे। हम अंबाला के कुछ प्रमुख उद्योगों पर भी नजर डालेंगे जो इस शहर की प्रगति में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। त्रिलोकपुर, जहां तीनों लोकों के स्वामी भगवान शिव का वास है, और इसी पावन धरती पर हर साल लगता है वामन द्वादशी का मेला। यह सिर्फ एक मेला नहीं बल्कि आस्था का सैलाब है, जहां लाखों श्रद्धालु भगवान वामन के दर्शन के लिए उमड़ रहते हैं। मान्यता है कि इसी दिन भगवान वामन ने राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांगी थी, और आज भी इस मेले में आकर श्रद्धालु भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा और विश्वास के 3 पग अर्पित करते हैं। मेले का नजारा देखने लायक होता है। चारों तरफ रंग बिरंगी रोशनी, भक्ति गीतों की गूंज और श्रद्धालुओं का उत्साह एक अलग ही माहौल बना देते हैं। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे आस्था का कोई मेला सजा हो, जहाँ हर कोई भक्ति के रंग में रंगा हुआ है। वामन द्वादशी का मेला त्रिलोकपुर की पहचान है, यहाँ की संस्कृति का प्रतीक है और आस्था का अटूट स्रोत है। पंजोखड़ा की धरती, जहां हरियाली का वास है, और हरियाली ही तो जीवन है, उत्साह है, उमंग है, और इसी उमंग और उत्साह के साथ यहां हर साल मनाया जाता है तीज का त्योहार, और साथ ही लगता है तीज का मेला। यह त्योहार है सुहागिन महिलाओं का, जो अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है और हरे रंग के परिधानों में सजकर झूले झूलती हैं, गीत गाती हैं और खुशियां मनाती हैं। तीज का मेला महिलाओं के लिए किसी उत्सव से कम नहीं होता। यहाँ उन्हें अपने मन की बात कहने का मौका मिलता है, अपनी सहेलियों से मिलने का मौका मिलता है और जीवन के रोजमर्रा के कामों से हटकर कुछ पल खुशी के बिताने का मौका मिलता है। मेले में तरह तरह के झूले लगते हैं, मिठाइयों की दुकानें सजती हैं और चूड़ियों की दुकानें तो मानो अपना अलग ही रंग जमा देती हैं। तीज का मेला पंजोखड़ा की संस्कृति का अहम हिस्सा है, जो महिलाओं की हंसी खुशी और उनके अधिकारों का प्रतीक है। त्रिलोकपुर की धरती एक बार फिर से भक्ति के रंग में रंगने को तैयार है। इस बार मौका है शारदा देवी के मेले का, जो हर साल श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। मां शारदा ज्ञान और कला की देवी, जिनकी पूजा से बुद्धि प्रखर होती है और मन में ज्ञान का प्रकाश फैलता है। श्रद्धालु दूर दूर से मां के दर्शन के लिए आते हैं और अपने साथ अपनी मनोकामनाओं का पिटारा लेकर आते हैं। मां के दरबार में हर किसी की अर्जी सुनी जाती है, हर किसी की मनोकामना पूरी होती है। मेले में भक्ति गीतों की गूंज होती है और वातावरण भक्तिमय हो जाता है। लोग मां के जयकारे लगाते हैं और प्रसाद चढ़ाते हैं। यह मेला त्रिलोकपुर की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है, जो हमें ज्ञान और भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। वीरता और न्याय के देवता गोगा जी महाराज, जिनकी गाथाएं आज भी लोगों की जुबान पर रहती हैं, और उन्हीं की याद में हर साल मनाया जाता है गोगा नवमी का त्योहार, और साथ ही लगता है गोगा नवमी का मेला। यह मेला धार्मिक सद्भावना का प्रतीक है, जहां हर धर्म के लोग गोगा जी की पूजा अर्चना करते हैं और उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लेते हैं। मेले में गोगा जी की शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसमें लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। ढोल नगाड़ों की थाप पर लोग नाचते हैं, गाते हैं और अपने आराध्य देव के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। गोगा नवमी का मेला अंबाला की संस्कृति का अभिन्न अंग है, जो हमें वीरता, न्याय और भाईचारे का संदेश देता है। अंबाला की धरती कृष्ण भक्ति में डूबी हुई है, और इस भक्ति का रंग और भी गहरा हो जाता है जन्माष्टमी के दिन, जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। हर साल जन्माष्टमी के पावन अवसर पर अंबाला में भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। यह मेला भगवान श्री कृष्ण के प्रति लोगों की अगाध श्रद्धा और प्रेम का प्रतीक है। मेले में जगह जगह झांकियां सजाई जाती हैं, जिनमें भगवान श्री कृष्ण के जीवन के विभिन्न प्रसंगों को दर्शाया जाता है। बच्चे राधा कृष्ण बनकर सबका मन मोह लेते हैं और बड़े भी भक्ति में झूम उठते हैं। मेले में तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं और माखन मिश्री का भोग तो जन्माष्टमी की शान है। जन्माष्टमी का मेला अंबाला की संस्कृति का एक खास हिस्सा है, जो हमें प्रेम, भक्ति और त्याग का संदेश देता है। तो दोस्तों, ये थे अंबाला के कुछ प्रसिद्ध मेले, जो हमें हमारी संस्कृति और परंपराओं से जोड़े रखते हैं। लेकिन अंबाला सिर्फ मेलों का शहर नहीं है, बल्कि यहाँ उद्योग धंधे भी खूब फल फूल रहे हैं, जो देश की अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे साथ इस सफर में, जहां हम जानेंगे उस धरती के बारे में जो इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं पानीपत की। हरियाणा राज्य का यह ऐतिहासिक शहर दिल्ली चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है और सदियों से भारत के इतिहास का साक्षी रहा है। पानीपत सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक कहानी है, वीरता और बलिदान की कहानी। यहाँ की मिट्टी में उन वीरों का लहू रचा बसा है जिन्होंने भारत के भविष्य को अपने शौर्य से गढ़ा। तो आइए साथ मिलकर खंगालते हैं पानीपत के इतिहास के पन्ने और जानते हैं उन महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जिन्होंने इस शहर को अमर बना दिया। दोस्तों, पानीपत को सिर्फ इतिहास के लिए ही नहीं जाना जाता बल्कि यहाँ की कला और कारीगरी भी विश्व प्रसिद्ध है। पानीपत को बुनकरों की नगरी भी कहा जाता है और यह नाम यूं ही नहीं मिला है। यहाँ के बुनकर पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी कला का हुनर संजोते आ रहे हैं और अपने हाथों से जादू पैदा करते हैं। बारीक बुनाई, जटिल डिजाइन और रंगों का ऐसा मेल जो आंखों को सुकून दे, यही तो पहचान है पानीपत के बुनकरों की। इनके हाथों से तैयार हुए कपड़े देश ही नहीं विदेशों में भी अपनी पहचान बना चुके हैं। पानीपत के बुनकरों का योगदान सिर्फ आर्थिक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक भी है। यह कला सदियों से चली आ रही है और उम्मीद है आने वाले समय में भी यह परंपरा यूं ही जीवित रहेगी। पानीपत के बुनकर सच्चे मायनों में भारत की कला और संस्कृति के ध्वजवाहक हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पानीपत का प्राचीन नाम पांडुप्रसथ था? जी हाँ, ये नाम महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि पांडवों ने अपने वनवास के दौरान कुछ समय यहीं बिताया था। पांडुप्रसथ नाम दो शब्दों से मिलकर बना है, पांडु और प्रसथ। पांडु का अर्थ होता है पांडव और प्रसथ का अर्थ होता है नगर, यानी पांडुप्रसथ का अर्थ हुआ पांडवों का नगर। महाभारत में वर्णित कथाओं के अनुसार पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान अपना 1 साल यहीं व्यतीत किया था। यह भी माना जाता है कि इसी स्थान पर पांडवों ने लाक्षागृह का निर्माण किया था, जहां उन्हें जलाकर मारने की कोशिश की गई थी। हालांकि समय के साथ साथ इस नगर का नाम पांडुप्रसथ से बदलकर पानीपत हो गया, लेकिन इतिहास के पन्नों में यह नगर आज भी अपनी प्राचीन पहचान को संजोए हुए है। दोस्तों, पानीपत की धरती सिर्फ कला और संस्कृति का ही गवाह नहीं रही बल्कि यहाँ ऐसी अड्डे ढाइयां भी लड़ी गईं जिन्होंने भारत के इतिहास की धारा ही बदल दी। जी हाँ, पानीपत में 3 बड़ी लड़ाइयां हुई थीं और हर लड़ाई ने इतिहास पर अपनी अमिट छाप छोड़ दी। पहली लड़ाई 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। दूसरी लड़ाई 1556 में अकबर और हेमू के बीच हुई और तीसरी लड़ाई 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ी गई थी। इन तीनों ही लड़ाइयों का भारत के इतिहास पर गहरा प्रभाव पड़ी रहा। ये लड़ाइयां सिर्फ सत्ता के लिए नहीं लड़ी गई थीं, बल्कि ये लड़ाइयां थीं विचारों की, संस्कृति की और भारत के भविष्य की। आइए अगले कुछ अध्यायों में हम इन तीनों ही लड़ाइयों के बारे में विस्तार से जानेंगे और समझेंगे कि कैसे इन लड़ाइयों ने भारत के इतिहास को एक नया मोड़ दे दिया। दोस्तों, पानीपत की पहली लड़ाई जो 1526 में लड़ी गई थी ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। ये लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी और इस लड़ाई में बाबर की जीत हुई। बाबर, जो कि तैमूर वंश का शासक था, वो अपनी सैन्य रणनीति और तोपखाने के इस्तेमाल के लिए जाना जाता था। दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत के लोदी वंश का शासक था और उसकी सेना बाबर की सेना की तुलना में बहुत बड़ी थी। लेकिन बाबर ने अपनी चतुराई और सैन्य कौशल से इस लड़ाई को जीत लिया और इस जीत के साथ ही भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। ये लड़ाई भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई और इसने भारत के राजनीतिक परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल दिया। पानीपत की पहली लड़ाई ने भारत में मुगल शासन की शुरुआत की, जो अगले 300 वर्षों तक भारत पर राज करता रहा। दोस्तों, पानीपत की लड़ाइयां सिर्फ 2 सेनाओं के बीच की लड़ाइयां नहीं थीं, बल्कि ये लड़ाइयां थीं बदलते हुए युद्ध कौशल की। पानीपत की लड़ाइयों में पहली बार बड़े पैमाने पर बारूद, आग्नेयास्त्र और तोपखाने का इस्तेमाल किया गया था। बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में तोपखाने का इस्तेमाल करके एक नया आयाम स्थापित किया था।
उस समय तक भारत में तोपखाने का इस्तेमाल बहुत कम होता था और बाबर की सेना की तोपों ने इब्राहिम लोदी की सेना को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। तोपखाने के इस्तेमाल ने युद्ध के तरीकों को ही बदल दिया। अब युद्ध सिर्फ तलवारों और भालों तक सीमित नहीं रह गया था, बल्कि अब दूर से ही दुश्मन पर वार किया जा सकता था। पानीपत की लड़ाइयों में आग्नेयास्त्रों के इस्तेमाल ने युद्ध को और भी भयावह बना दिया था। इन हथियारों ने युद्ध के मैदान में तबाही मचा दी थी और हजारों सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। यह एक नया युग था, युद्ध के नए तरीकों का युग, और पानीपत की लड़ाइयां इस नए युग का प्रतीक थीं। दोस्तों, पानीपत का मैदान सिर्फ एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा रणभूमि रहा है जहां उत्तर भारत की किस्मत का फैसला हुआ है। सदियों से शक्तिशाली शासक और साम्राज्य उत्तर भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए पानीपत के मैदान में उतरे हैं। पानीपत की तीनों ही लड़ाइयों ने उत्तर भारत के राजनीतिक परिदृश्य को गहराई से प्रभावित किया। इन लड़ाइयों के परिणाम स्वरूप सत्ता परिवर्तित हुई, नए साम्राज्यों का उदय हुआ और पुराने साम्राज्यों का पतन हुआ। पानीपत की पहली लड़ाई ने दिल्ली सल्तनत का अंत किया और मुगल साम्राज्य की स्थापना की। दूसरी लड़ाई ने मुगल साम्राज्य को मजबूत किया और तीसरी लड़ाई ने मराठा साम्राज्य के विस्तार को रोक दिया। पानीपत की लड़ाइयां हमें याद दिलाती हैं कि इतिहास निरंतर परिवर्तनशील है और सत्ता का पहिया घूमता रहता है। ये मैदान उन अनगिनत वीरों का साक्षी है जिन्होंने अपने साम्राज्य, अपने आदर्शों और अपने स्वप्नों के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। 21 अप्रैल 1526 ये तारीख इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। ये वह दिन था जब पानीपत के मैदान में दो सेनाओं का आमना सामना हुआ, दो संस्कृतियों का टकराव हुआ और दो महाशक्तियों का संघर्ष हुआ। एक तरफ थे बाबर, जो कि फरगाना से आया था और भारत में अपनी सत्ता स्थापित करना चाहता था। बाबर एक कुशल योद्धा था और उसकी सेना तोपों और बंदूकों से सुसज्जित थी। दूसरी तरफ थे इब्राहिम लोदी, जो कि दिल्ली सल्तनत के लोदी वंश का शासक था। इब्राहिम लोदी एक बहादुर योद्धा था, लेकिन उसकी सेना बाबर की सेना की तुलना में पुरानी और कमजोर थी। लड़ाई शुरू होते ही बाबर की सेना ने अपनी तोपों और बंदूकों से लोदी की सेना पर जोरदार हमला कर दिया। इब्राहिम लोदी ने बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन वह बाबर की सेना के आगे टिक नहीं पाया। अंततः इस निर्णायक लड़ाई में बाबर की जीत हुई और इब्राहिम लोदी मारा गया। इस जीत के साथ ही भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी और बाबर भारत का पहला मुगल सम्राट बना। दोस्तों, पानीपत का मैदान एक बार फिर गवाह बना सत्ता के एक और भीषण संघर्ष का। सन 1556 में पानीपत के मैदान में दूसरी बड्ढी लड़ाई लड़ी गई। ये लड़ाई मुगल सम्राट अकबर और दिल्ली के शासक हेमू के बीच हुई थी। हेमू, जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रतिभाशाली सेनापति था। वो अफगान मूल का हिंदू था और दिल्ली की सल्तनत को मुगलों से मुक्त कराने के लिए उठा था। दूसरी तरफ अकबर उस समय मात्र 13 वर्ष का था और उसके संरक्षक बैरम खान ने उसकी ओर से युद्ध का नेतृत्व किया। यह लड़ाई बहुत भयानक थी और दोनों ही सेनाओं ने बूढ़ी डीडी दिलेरी से लड़ाई लड़ी। शुरुआत में हेमू का पलड़ा भारी था और उसकी सेना मुगल सेना को पीछे धकेलने लगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। युद्ध के दौरान हेमू की आंख में एक तीर लगा और वो बेहोश होकर गिर गया। हेमू के गिरते ही उसकी सेना का मनोबल टूट गया और मुगल सेना ने यह लड़ाई जीत ली। 14 जनवरी 1761 ये तारीख भारतीय इतिहास में एक और निर्णायक मोड़ लेकर आई। पानीपत के मैदान में एक बार फिर दो ताकतवर सेनाओं का आमना सामना हुआ। यह थी पानीपत की तीसरी लड़ाई। इस बार लड़ाई थी अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। मराठा, जो पश्चिमी भारत में एक शक्तिशाली शक्ति बनकर उभरे थे, उत्तर भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे। अब्दाली एक शक्तिशाली और अनुभवी योद्धा था और उसकी सेना तोपों और बंदूकों से लैस थी। मराठा सेना का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ कर रहे थे और उनके साथ विश्वासराव भी थे, जो पेशवा बालाजी बाजीराव के पुत्र थे। यह लड़ाई बहुत भयानक और रक्तपातपूर्ण थी। दोनों ही सेनाओं ने बड़ी बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन अंततः जीत अब्दाली की हुई। यह हार मराठों के लिए एक बड़ा झटका थी और इसने उनके उत्तर भारत में विस्तार को रोक दिया। दोस्तों, पानीपत की लड़ाइयों ने इतिहास के पन्नों पर कई नाम अमर कर दिए। बाबर, इब्राहिम लोदी और अहमद शाह अब्दाली ये वो नाम हैं जिन्होंने पानीपत की धरती पर इतिहास रचा।
बाबर एक शक्तिशाली शासक और एक कुशल रणनीतिकार जिसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। उसकी सैन्य प्रतिभा और दूरदर्शिता ने उसे भारत में एक नए युग का सूत्रपात किया। इब्राहिम लोदी, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक जिसने अपनी वीरता और बलिदान से दुनिया को दिखा दिया कि वो हार मानने वालों में से नहीं था। और अहमद शाह अब्दाली, एक शक्तिशाली अफगान शासक जिसने अपनी सैन्य शक्ति से भारत में अपनी धमक जमाई। पानीपत की लड़ाइयां इन तीनों ही शासकों की वीरता, रणनीति और महत्वाकांक्षा का प्रतीक हैं। ये लड़ाइयां हमें याद दिलाती हैं कि इतिहास सिर्फ जीत और हार की कहानी नहीं है, बल्कि यह उन व्यक्तियों की कहानी है जिन्होंने इसे अपने कर्मों से गढ़ा। तो दोस्तों, ये थी पानीपत की कहानी, एक ऐसा शहर जो इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। यह शहर हमें याद दिलाता है कि वीरता, बलिदान और त्याग की कितनी बड़ी ताकत होती है। पानीपत की लड़ाइयों ने भारत के इतिहास को गहराई से प्रभावित किया और आज भी यह शहर अपने अंदर अनगिनत कहानियां समाये हुए है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह सफर पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए सफर पर, एक नई कहानी के साथ। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको हरियाणा के हिसार जिले के बारे में 10 रोचक तथ्य बताने जा रहे हैं। जी हां, आपने सही सुना, हिसार एक ऐसा जिला जो इतिहास, संस्कृति और विकास का अनोखा संगम है। अपनी भव्यता और विविधता के बावजूद हिसार के कई पहलू आज भी लोगों की नजरों से ओझल हैं। तो चलिए, आज हम हिसार के उन 10 अनसुने किस्सों से पर्दा उठाते हैं जो इसे वाकई खास बनाते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हिसार को इस्पात शहर भी कहा जाता है? जी हां, हिसार भारत का सबसे बड़ा लोहा उत्पादक जिला है। यहाँ की धरती से निकलने वाला लोहा देश भर में प्रसिद्ध है। कई बड़े उद्योग और कारखाने यहाँ स्थापित हैं, जो देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। हिसार का लोहा न केवल देश की इमारतों, बल्कि देश की तरक्की की नींव भी मजबूत कर रहा है। साल 2014 देश के लिए एक नए युग की शुरुआत का साल था और इसी साल हिसार ने एक और कीर्तिमान अपने नाम किया। हिसार लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर दुष्यंत चौटाला देश के सबसे युवा सांसद बने। मात्र 26 वर्ष की आयु में उन्होंने ये उपलब्धि हासिल कर सबको अचंभित कर दिया। दुष्यंत जी का ये कारनामा हिसार के युवाओं के लिए प्रेरणा का एक बहुत बड़ा स्रोत है। हिसार एक ऐसा जिला है जहां से कोई नदी नहीं बहती, लेकिन फिर भी यहाँ की धरती खुशहाल और हरी भरी है। कैसे? इसका जवाब है भाखड़ा और पश्चिमी यमुना नहर। जी हां, ये दो नहरें हिसार के लिए जीवन रेखा का काम करती हैं। इन नहरों के जरिए यहाँ सिंचाई की जाती है और फसलों को जीवन मिलता है। हिसार के किसानों ने प्रकृति के इसी अनोखेपन को समझते हुए खेती की आधुनिक तकनीकों को अपनाया है और आज हिसार कृषि के क्षेत्र में भी अपनी एक अलग पहचान रखता है। चैप्टर 4, 7 विधानसभा सीटों का घर, हिसार। क्या आप जानते हैं हरियाणा में सबसे ज्यादा विधानसभा क्षेत्र किस जिले में है? जी हां, ये जिला और कोई नहीं बल्कि हिसार ही है। हिसार में कुल 7 विधानसभा क्षेत्र हैं। ये दर्शाता है कि हिसार का राजनीतिक परिदृश्य कितना महत्वपूर्ण और प्रभावशाली है। चैप्टर 5, गणगौर का रंग, हिसार की संस्कृति। हिसार न केवल उद्योग और राजनीति बल्कि संस्कृति और परंपराओं का भी एक अद्भुत संगम है। यहाँ कई त्योहार धूमधाम से मनाए जाते हैं। उनमें से एक है गणगौर का त्योहार। ये त्योहार हिसार में बहुत ही उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जाता है। महिलाएं सुंदर परिधानों में सजती हैं और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। गणगौर नृत्य इस त्योहार का मुख्य आकर्षण होता है। चैप्टर 6, न्याय का मंदिर, हिसार के पर्यावरण न्यायालय। पर्यावरण संरक्षण के प्रति हिसार की प्रतिबद्धता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ 2 विशेष पर्यावरण न्यायालय स्थापित हैं। पहला न्यायालय हिसार शहर में ही स्थित है, जबकि दूसरा फरीदाबाद में। ये न्यायालय पर्यावरण से जुड़े मामलों की सुनवाई करते हैं और प्रदूषण नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हिसार का राखी गरी सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है? यहां से कई प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं
जो हजारों साल पुरानी एक समृद्ध सभ्यता की कहानी बयान करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जमदग्नि ऋषि का संबंध भी हिसार के राखीगृह से है। कहा जाता है कि यहीं पर उन्होंने तपस्या की थी। हिसार अपने उत्तम नस्ल के सांडों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ पाई जाने वाली सांडों की नस्लें पूरे देश में मशहूर हैं। ये सांड अपनी ताकत और कार्यक्षमता के लिए जाने जाते हैं और किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण संपत्ति माने जाते हैं। हिसार जिले में स्थित हांसी शहर भी अपने आप में एक समृद्ध इतिहास समाये हुए है। क्या आप जानते हैं कि हांसी शहर की स्थापना आसाराम जाट ने की थी? आसाराम जाट एक बहादुर और दूरदर्शी शासक थे। उन्होंने हांसी शहर को अपनी राजधानी बनाया और इसे समृद्धि के शिखर पर पहुंचाया। हिसार शिक्षा के क्षेत्र में भी पीछे नहीं है। यहां कई प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान स्थित हैं। उनमें से एक है हिसार कैंट। हिसार कैंट की स्थापना 1982 में हुई थी। आज ये संस्थान हजारों विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहा है और उनके उज्जवल भविष्य की नींव रख रहा है। तो दोस्तों, ये थे हिसार के 10 रोचक तथ्य। हमें उम्मीद है कि आपको हिसार के इन अनछुए पहलुओं के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। हिसार वाकई हरियाणा का एक अनदेखा सितारा है, जो अपनी समृद्ध विरासत, प्रगतिशील सोच और अदम्य उत्साह से सबको चमत्कृत कर देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको हिसार के बारे में कुछ ऐसे रोचक तथ्य बताने जा रहे हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। जी हां दोस्तों, हिसार वो शहर जो अपनी मजबूत नींव और उद्योगों के लिए जाना जाता है। वो शहर जिसने इतिहास के पन्नों में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। तो चलिए दोस्तों, आज हम मिलकर हिसार के अतीत की गहराइयों में डुबकी लगाते हैं और इस शहर के कुछ अनछुए पहलुओं से रूबरू होते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हिसार को इस्पात शहर क्यों कहा जाता है? जी हां, क्योंकि यह शहर भारत का सबसे बड़ा लोहा उत्पादक जिला है। यहाँ की धरती से निकलता है वो लोहा जो देश के निर्माण में अपना अहम योगदान देता है। लोहे की चादरें, सरिया और न जाने कितने ही उत्पाद यहाँ बनते हैं जो देश के कोने कोने में पहुंचते हैं। हिसार का इस्पात उद्योग न सिर्फ यहाँ के लोगों को रोजगार देता है, बल्कि पूरे देश के विकास में अपना योगदान देता है। इस उद्योग के बल पर ही हिसार ने इस्पात नगरी का खिताब अपने नाम किया है। दोस्तों, जमाना बदल रहा है और बदल रहे हैं सरकारी काम करने के तरीके भी। पहले जहां पासपोर्ट बनवाना एक मुश्किल काम माना जाता था, वहीं आज ये काम काफी आसान हो गया है और इसमें हिसार भी पीछे नहीं है। जी हां दोस्तों, 2017 में हिसार में पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र खोला गया। अब हिसार के लोगों को पासपोर्ट बनवाने के लिए दूर दराज नहीं जाना पड़ी डिपता। ये सेवा केंद्र हिसार के लोगों के लिए एक वरदान साबित हुआ है। दोस्तों, हिसार सिर्फ इस्पात नगरी ही नहीं है, बल्कि ये शहर आसमान की ऊंचाइयों को भी छू रहा है। जी हां, 1999 में स्थापित हुआ हिसार का हवाई अड्डा आज एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन चुका है। इस हवाई अड्डे ने हिसार को दुनिया के नक्शे पर एक नई पहचान दी है। अब हिसार से देश विदेश के लिए सीधी उड़ानें उपलब्ध हैं। चैप्टर 4। दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि गायों के लिए भी हाईटेक मसाज पार्लर होते हैं? जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। हरियाणा का पहला हाईटेक गाय मसाज पार्लर फार्म हिसार में ही है। यहां गायों को न सिर्फ मसाज दी जाती है, बल्कि उनके स्वास्थ्य का भी खास ख्याल रखा जाता है। ये फार्म इस बात का प्रमाण है कि हिसार के लोग जानवरों का भी कितना ख्याल रखते हैं। चैप्टर 5। दोस्तों, अगर आपको स्ट्रॉबेरी पसंद है तो आपके लिए एक खुशखबरी है। स्ट्रॉबेरी उत्पादन में हिसार हरियाणा में पहले स्थान पर है। यहाँ की मिट्टी और जलवायु स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए बहुत अनुकूल है। यहाँ उत्पादित होने वाली स्ट्रॉबेरी न सिर्फ स्वादिष्ट होती है, बल्कि पोषक तत्वों से भी भरपूर होती है। चैप्टर 6। दोस्तों, राजनीति में अक्सर बड़ेढे बुजुर्गों का बोलबाला देखने को मिलता है, लेकिन हिसार ने इस धारणा को भी तोड़ने का काम किया है। 2014 में दुष्यंत चौटाला मात्र 26 वर्ष की उम्र में
हिसार लोकसभा सीट से सांसद बने और देश के सबसे युवा नेता बने। उनकी ये जीत इस बात का प्रमाण है कि युवा शक्ति में कितनी क्षमता होती है। चैप्टर 7 सिंचाई का जरिया, भाखड्डा और पश्चिमी यमुना नहर। दोस्तों, हिसार में कोई नदी नहीं बहती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहां पानी की कमी है। हिसार की जमीन को पानी मिलता है भाखड्डा और पश्चिमी यमुना नहर से। ये नहरें हिसार के लिए जीवन रेखा की तरह है, जो यहां की फसलों को सींचती है और लोगों की प्यास बुझाती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हिसार में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? जी हां, हिसार में सबसे अधिक 7 विधानसभा क्षेत्र हैं। यह इस बात को दर्शाता है कि हिसार एक बड़ीढ़ा और महत्वपूर्ण जिला है। दोस्तों, हिसार सिर्फ उद्योग और कृषि का ही गरज नहीं है, बल्कि यहाँ कला और संस्कृति का भी खजाना छिपा हुआ है। गणगौर नृत्य यहाँ बहुत प्रसिद्ध है। होली के अवसर पर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला ये नृत्य देखने में बहुत ही मनमोहक होता है। इस नृत्य के माध्यम से महिलाएं भगवान शिव और पार्वती की आराधना करती हैं। दोस्तों, आज के समय में जब पूरी दुनिया पर्यावरण को लेकर चिंतित है, ऐसे में हिसार ने एक सराहनीय कदम उठाया है। जी हां, हिसार में 2 विशेष पर्यावरण न्यायालय हैं, एक हिसार में और दूसरा फरीदाबाद में। ये न्यायालय पर्यावरण से जुड़े मामलों की सुनवाई करते हैं और दोषियों को कड़ेडी से कड़ेडी सजा सुनाते हैं। तो दोस्तों, ये थे हिसार के कुछ रोचक तथ्य। एक ऐसा शहर जो अपनी समृद्ध विरासत और प्रगतिशील दृष्टिकोण के साथ विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद। हरियाणा का दिल, इतिहास का खजाना, भिवानी एक ऐसा नाम जो अपने अंदर अनेक कहानियां समेटे हुए है। यह धरती वीरों की धरती है, त्याग और बलिदान की धरती है। लेकिन भिवानी सिर्फ वर्तमान नहीं है, यह एक अतीत भी है। एक ऐसा अतीत जो सिंधु घाटी सभ्यता के दिनों से लेकर मुगल साम्राज्य तक फैला हुआ है। इस धरती के कण कण में इतिहास बसा है। खुदाई में मिली प्राचीन वस्तुएं, शिलालेखों पर अंकित किस्से और किंवदंतियों में जीवित किरदार, यह सब मिलकर भिवानी के गौरवपूर्ण अतीत की गाथा कहते हैं। आइए इस निबंध के माध्यम से हम भिवानी के इतिहास की परतें खोलें और उसके वैभवशाली अतीत की एक झलक पाएं। यह यात्रा हमें उस समृद्ध विरासत से रूबरू कराएगी जिस पर आज भिवानी गर्व करता है। यह सिर्फ एक ऐतिहासिक शहर नहीं है, बल्कि यह एक भावना है, एक पहचान है। यह निबंध भिवानी के अतीत और वर्तमान के बीच एक सेतु का काम करेगा और हमें उस समृद्ध विरासत से जोड़ेगा जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। भिवानी की धरती के नीचे एक और दुनिया छिपी है, रहस्यों और इतिहास से भरी हुई। पुरातत्वविदों ने यहां से कई महत्वपूर्ण खोजें की हैं जो हमें भिवानी के अतीत की एक झलक दिखाती हैं। मिट्ठल गांव में खुदाई के दौरान हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यहां से मिट्टी के बर्तन, मोहरें और अन्य कलाकृतियां मिली हैं जो इस क्षेत्र में हड़प्पा संस्कृति के प्रभाव को दर्शाती है। नारनौल गांव में मौजूद अशोक के शिलालेख इस बात का प्रमाण है कि यह क्षेत्र मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। इन खोजों से पता चलता है कि भिवानी का इतिहास कितना पुराना है। यह क्षेत्र हजारों सालों से मानव सभ्यता का गवाह रहा है और अपने अंदर अनेक संस्कृतियों और सभ्यताओं के निशान समेटे हुए है। यह पुरातात्विक खजाना भिवानी के गौरवशाली अतीत का प्रतीक है और हमें अपने पूर्वजों की समृद्ध विरासत पर गर्व करने का अवसर प्रदान करता है। भिवानी का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है। मिट्ठल और आसपास के क्षेत्रों में खुदाई के दौरान मिले अवशेष इस बात का प्रमाण देते हैं कि यह क्षेत्र कभी इस महान सभ्यता का हिस्सा था। यहां से मिली मिट्टी की कलाकृतियां, मोहरें और अन्य वस्तुएं सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के जीवन और संस्कृति के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करती हैं। मिट्ठल में मिली एक मोहर पर एक बैल और एक शिलालेख अंकित है जो सिंधु लिपि में लिखा हुआ है। यह मोहर उस समय के व्यापारिक संबंधों और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर प्रकाश डालती है। भिवानी में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों की खोज इस क्षेत्र के ऐतिहासिक महत्व को दर्शाती है और हमें भारत के गौरवशाली अतीत से जोड़ती है। फरीदाबाद एक परिचय। फरीदाबाद
हरियाणा का एक प्रमुख शहर है। ये दिल्ली से सटा हुआ है। फरीदाबाद को औद्योगिक नगरी के नाम से भी जाना जाता है। 15 अगस्त 1979 को फरीदाबाद को जिला घोषित किया गया था। यह हरियाणा का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है। फरीदाबाद दिल्ली से सटा हुआ होने के कारण यहाँ विकास बहुत तेजी से हुआ है। यहाँ कई बड़ी कंपनियों के कारखाने हैं। फरीदाबाद में रहने वाले लोग अलग अलग राज्यों और संस्कृतियों से ताल्लुक रखते हैं। फरीदाबाद में कई पर्यटन स्थल भी हैं। यहाँ सूरज कुंड, बड़खल झील और राजा नाहर सिंह की हवेली देखने लायक जगहें हैं। फरीदाबाद अपने मेलों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ का सूरज कुंड मेला बहुत प्रसिद्ध है। फरीदाबाद शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे है। यहाँ कई अच्छे स्कूल और कॉलेज हैं। फरीदाबाद शहर का नाम सूफी संत बाबा फरीद के नाम पर रखा गया है। बाबा फरीद एक प्रसिद्ध सूफी संत थे। वे 12वीं शताब्दी में पंजाब में पैदा हुए थे। बाबा फरीद ने अपना जीवन लोगों को प्रेम और भाईचारे का संदेश देने में बिताया। कहा जाता है कि बाबा फरीद ने कुछ समय फरीदाबाद में भी बिताया था। उन्होंने 1607 में इस जगह का नामकरण फरीदाबाद किया था। फरीदाबाद में आज भी बाबा फरीद की मजार है। हर साल यहाँ उर्स का आयोजन किया जाता है। इस उर्स में भारी संख्या में लोग शामिल होते हैं। बाबा फरीद की शिक्षाएं आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। फरीदाबाद के लोग बाबा फरीद को बहुत सम्मान देते हैं। फरीदाबाद में घूमने के लिए कई अच्छी जगहें हैं। यहाँ सूरज कुंड एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। सूरज कुंड में हर साल अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला लगता है। इस मेले में देश विदेश के कारीगर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। फरीदाबाद में बड़खल झील भी देखने लायक जगह है। ये झील एक प्राकृतिक झील है। यहाँ बोटिंग का आनंद लिया जा सकता है। राजा नाहर सिंह की हवेली भी फरीदाबाद में स्थित है। यह हवेली अब एक संग्रहालय बन गई है। यहाँ राजा नाहर सिंह से जुड़ी चीजें सहेज कर रखी गई हैं। इसके अलावा फरीदाबाद में कई पार्क और गार्डन भी हैं। यहाँ की हरियाली मन को बहुत भाती है। अगर तुम्हारी बस की सवारी स्टैंड अप कॉमेडी जैसी लगती है तो मजे लेने के लिए तैयार हो जाओ। सोचो जरा, भीड़ भाड़ वाले शहर के बीचों बीच एक खचाखच भरी बस। हमारा हीरो बस कंडक्टर पूरे जोश में टिकट काट रहा है। अचानक एक पैसेंजर उसके कंधे पर थपकी देता है। पैसेंजर, भाई बीड़ी पी सकता हूं क्या? कंडक्टर, टिकट लिया है क्या? पैसेंजर, हां लिया है। कंडक्टर, फिर चाहे सल्फास खा ले। और बस क्या था, पूरी बस हंसी से गूंज उठी। किसे पता था कि बस टिकट के साथ थोड़ा तीखा मजाक भी मिलेगा। अगली बार जब बस में चढ़ो तो टिकट संभाल के रखना और शायद कुछ चुटकुले भी। दोस्तों, याद रखना, हमेशा अपने साथी यात्रियों का सम्मान करो, लेकिन कोई अच्छा चुटकुला सुनाने का मौका कभी मत छोड़ो। इसी बार तक हंसते रहो और बस की सवारी करते रहो। हरियाणा के अनसुने तथ्य मेहंदी से महाभारत तक। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे सफर पर लेकर जा रहे हैं जहां इतिहास की खुशबू, प्रगति की रफ्तार और संस्कृति के रंग सब एक साथ मिलते हैं। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं हरियाणा की। हरियाणा, जिसके बारे में आपने बहुत सुना होगा, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे तथ्य बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते होंगे। ऐसे रहस्य जो इस राज्य को और भी खास बनाते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम खोलने जा रहे हैं हरियाणा के अनसुने तथ्य, मेहंदी से महाभारत तक। फरीदाबाद, मेहंदी की खुशबू, देश विदेश तक। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जब भी आप किसी शादी या त्योहार में हाथों पर मेहंदी सजाते हैं तो हो सकता है कि वो मेहंदी हरियाणा से आई हो। जी हां, फरीदाबाद, जो कि हरियाणा का एक प्रमुख शहर है, भारत में मेहंदी का सबसे बड़ा निर्यातक शहर माना जाता है। यहाँ की मेहंदी अपनी खुशबू और रंगत के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। फरीदाबाद से हर साल हजारों टन मेहंदी विदेशों में भेजी जाती है, जिससे न सिर्फ देश का नाम रोशन होता है, बल्कि हजारों लोगों को रोजगार भी मिलता है। अगली बार जब आपके हाथों पर मेहंदी की खुशबू फैले तो याद रखिएगा, यह खुशबू हरियाणा की धरती से आई है। रोहतक से रेवाड़ी सफर हुआ हरा भरा प्रगति की बात करें तो हरियाणा हमेशा से आगे रहा है, और इसका एक जीता जागता उदाहरण है भारत की सबसे पहली सीएनजी ट्रेन, जो हरियाणा के ही 2 शहरों रोहतक
और रेवाड़ी के बीच चलाई गई थी। इस ट्रेन ने न सिर्फ यात्रियों को एक आरामदायक और किफायती सफर मुहैया कराया, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक बड़ा कदम उठाया। रोहतक से रेवाड़ी का सफर अब पहले से ज्यादा सुहाना और प्रदूषण मुक्त हो गया है इस ट्रेन की बदौलत। चैप्टर 3, सूरज कुंड मेला, जहां कला और संस्कृति का मिलन होता है। दोस्तों, अगर आप कला और संस्कृति के प्रेमी हैं, तो हरियाणा का सूरज कुंड मेला आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं होगा। ये मेला हर साल फरवरी महीने में लगता है और देश विदेश से लाखों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। सूरज कुंड मेले को कारीगरों का कुंभ भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ आपको देश के कोने कोने से आए हुए कारीगर अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए मिलेंगे। हाथ से बने कपड़ीढ़े, जूते, गहने, मिट्टी के बर्तन और न जाने क्या क्या, इस मेले में आपको हर तरह की कला और संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। चैप्टर 4, बहुधान्यक हरियाणा। महाभारत से लेकर आज तक बहुत कम लोग जानते हैं कि हरियाणा का इतिहास कितना पुराना है। महाभारत काल में भी इस धरती का बहुत महत्व था। महाभारत में हरियाणा को बहुधान्यक कहा जाता था, जिसका अर्थ है पर्याप्त अनाज की भूमि। आज भी हरियाणा देश के अन्न भंडार में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। गेहूं, चावल, सरसों, कपास जैसी फसलों की पैदावार के लिए हरियाणा देश भर में प्रसिद्ध है। ये धरती सदियों से किसानों की मेहनत और लगन की गवाह रही है और आज भी अपनी उर्वरता के लिए जानी जाती है। ऊतरो, हरियाणा, अतुल्य भारत का एक अनमोल रत्न। तो दोस्तों, ये थे हरियाणा के कुछ अनसुने तथ्य। उम्मीद है आपको ये सफर पसंद आया होगा। हरियाणा की ये कहानी हमें गर्व से भर देती है। एक ऐसा राज्य जो अपनी परंपराओं को संजोए हुए प्रगति के पथ पर अग्रसर है। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दिसंबर महीने की पहली और दूसरी तारीख की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का सार। जी हां, 2 दिन, लेकिन कितनी सारी महत्वपूर्ण घटनाएं दुनिया भर से, अलग अलग क्षेत्रों से, ऐसी खबरें जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी, जिज्ञासा जगाएंगी और शायद आपको प्रेरित भी करेंगी। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं और जानते हैं दुनिया भर में क्या कुछ खास हुआ दिसंबर के इन 2 दिनों में। 1 दिसंबर 2021 बारबाडोस के लिए एक ऐतिहासिक दिन बन गया। इस दिन सैंड्रा मैसन ने देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। यह क्षण बारबाडोस के लिए एक नई सुबह लेकर आया, जहां एक महिला के हाथों में देश की बागडोर सौंपी गई। सैंड्रा मैसन का यह ऐतिहासिक कदम न सिर्फ बारबाडोस के लिए बल्कि दुनिया भर की महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है। भारत के प्राचीन शहर वाराणसी ने भी 1 दिसंबर को इतिहास रचा। इस दिन वाराणसी भारत का पहला शहर बन गया जहां रोपवे सेवा की शुरुआत हुई। गंगा नदी के ऊपर चलने वाली यह रोपवे सेवा न सिर्फ शहर के यातायात व्यवस्था को सुगम बनाएगी, बल्कि पर्यटकों के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव भी प्रदान करेगी। 2 दिसंबर को पूरी दुनिया में कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया। यह दिन हमें कंप्यूटर ज्ञान के महत्व को याद दिलाता है और हमें डिजिटल दुनिया में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। आज के दौर में कंप्यूटर साक्षरता सिर्फ एक कौशल नहीं बल्कि एक आवश्यकता बन चुकी है। यह दिन हमें इस आवश्यकता को समझने और उसे पूरा करने के लिए प्रेरित करता है। चैप्टर 4, टाइटल डॉ. वी. प्रवीण राव, कृषि क्षेत्र के प्रणेता, कृषि वैज्ञानिक डॉ. वी. प्रवीण राव को 2 दिसंबर को 7वें डॉ. MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डॉ. राव को यह पुरस्कार कृषि अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान के लिए दिया गया। डॉ. राव का जीवन और कार्य हमें यह बताता है कि किस तरह समर्पण और लगन से हम समाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। चैप्टर 5, टाइटल प्लास्टिक प्रदूषण अमेरिका शीर्ष पर। 2 दिसंबर को जारी एक रिपोर्ट ने दुनिया को चौंका दिया। इस रिपोर्ट के अनुसार प्लास्टिक कचरा उत्पादन के मामले में अमेरिका दुनिया में पहले स्थान पर है। यह रिपोर्ट हमें एक बार फिर पर्यावरण संरक्षण की जरूरत को याद दिलाती है और हमें प्लास्टिक के अत्यधिक उपयोग को
कम करने के लिए प्रोत्साहित करती है। चैप्टर 6 तेल अवीव, दुनिया का सबसे महंगा शहर। 2 दिसंबर को लंदन के EIU द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार इजराइल का शहर तेल अवीव दुनिया का सबसे महंगा शहर बन गया है। तेल अवीव में रहने, खाने पीने और अन्य सुविधाओं की बढ़ती कीमतों ने इसे दुनिया के सबसे महंगे शहर बना दिया है। चैप्टर 7 जम्मू और कश्मीर में पुष्कर महोत्सव का रंग। 2 दिसंबर को जम्मू और कश्मीर में पुष्कर महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। यह त्योहार धार्मिक सद्भाव और भाईचारे का प्रतीक है। पुष्कर महोत्सव के दौरान लोग पवित्र सरोवरों में स्नान करते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। यह त्योहार जम्मू और कश्मीर की सांस्कृतिक विरासत का एक अहम हिस्सा है। चैप्टर 8 अंजू बॉबी जॉर्ज, भारत का गौरव। भारतीय एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज ने 2 दिसंबर को वर्ल्ड एथलेटिक्स वुमेन ओन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतकर देश का नाम रोशन किया। अंजू को यह पुरस्कार एथलेटिक्स में उनके शानदार योगदान और युवा पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए दिया गया। तो दोस्तों, ये थी दिसंबर महीने की पहली और दूसरी तारीख की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक और जानकारीपूर्ण वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नमस्कार और अगली मुलाकात तक के लिए टेक केयर। हरियाणा के रोचक तथ्य मिनी क्यूबा से शिवालिक तक। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे हरियाणा के बारे में कुछ रोचक तथ्य। हरियाणा वो धरती जहां दूध और घी की नदियां बहती हैं, जहां पहलवानों की दहाड़ गूंजती है और जहां के लोग अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको हरियाणा के कुछ ऐसे अनोखे पहलुओं से रूबरू करवाएंगे जिनके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। चलिए शुरू करते हैं ये सफर, जहां हर मोड़ पर आपको कुछ नया जानने को मिलेगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा। मिनी क्यूबा, भिवानी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हरियाणा में एक जगह ऐसी भी है जिसे मिनी क्यूबा कहा जाता है? जी हां, मैं बात कर रहा हूं भिवानी की। भिवानी को मिनी क्यूबा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां से सबसे अधिक संख्या में मुक्केबाज निकले हैं। विजेंद्र सिंह, गीतिका जाखड़, मनोज कुमार, ये कुछ नाम हैं जिन्होंने न सिर्फ भिवानी बल्कि पूरे भारत का नाम रोशन किया है। पलवल रेलवे स्टेशन, बापू की पहली गिरफ्तारी। दोस्तों, महात्मा गांधी का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि बापू को पहली बार हरियाणा में गिरफ्तार किया गया था? जी हां, 1919 में जब बापू रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे, तब उन्हें पलवल रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया गया था। यह घटना हरियाणा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव मानी जाती है। हिसार जिला सबसे ज्यादा विधानसभा क्षेत्र। अब बात करते हैं हरियाणा के उस जिले की जहां सबसे ज्यादा विधानसभा क्षेत्र हैं। दोस्तों, ये जिला कोई और नहीं बल्कि हिसार है। हिसार जिले में कुल 9 विधानसभा क्षेत्र हैं, जो कि हरियाणा के किसी भी जिले से ज्यादा है। ये बात तो साफ है कि हिसार जिले का हरियाणा की राजनीति में एक अलग ही रुतबा है। दोस्तों, पंजाब के साथ साथ हरियाणा में भी बैसाखी का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि हरियाणा में बैसाखी आमतौर पर 14 अप्रैल को मनाई जाती है। इस दिन लोग नए कपड़े पहनते हैं, ढोल की थाप पर भांगड़ा करते हैं और एक दूसरे को बधाई देते हैं। दोस्तों, हरियाणा को अक्सर एक समतल राज्य माना जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि हरियाणा में पहाड़ियां भी हैं? जी हां, हरियाणा के पूर्वी भाग में शिवालिक पहाड़ियां स्थित हैं, जो कि हिमालय पर्वत श्रृंखला का ही एक हिस्सा है। अब बात करते हैं हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री श्री भगवत दयाल शर्मा जी की। क्या आपको पता है कि जब वो मुख्यमंत्री बने थे, तब वो झज्जर चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे? जी हां, झज्जर ही वो जगह है जहां से हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री आते थे। तो दोस्तों, ये थे हरियाणा के बारे में कुछ रोचक तथ्य। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।
और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा तथ्य सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और हंसते रहिए। धन्यवाद। फरीदाबाद एक परिचय। फरीदाबाद हरियाणा का एक प्रमुख शहर है। यह दिल्ली से सटा हुआ है। फरीदाबाद को औद्योगिक नगरी के नाम से भी जाना जाता है। 15 अगस्त 1979 को फरीदाबाद को जिला घोषित किया गया था। यह हरियाणा का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है। फरीदाबाद दिल्ली से सटा हुआ होने के कारण यहाँ विकास बहुत तेजी से हुआ है। यहाँ कई बड़ी कंपनियों के कारखाने हैं। फरीदाबाद में रहने वाले लोग अलग अलग राज्यों और संस्कृतियों से ताल्लुक रखते हैं। फरीदाबाद में कई पर्यटन स्थल भी हैं। यहाँ सूरज कुंड, बड़खल झील और राजा नाहर सिंह की हवेली देखने लायक जगहें हैं। फरीदाबाद अपने मेलों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ का सूरज कुंड मेला बहुत प्रसिद्ध है। फरीदाबाद शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे है। यहाँ कई अच्छे स्कूल और कॉलेज हैं। फरीदाबाद शहर का नाम सूफी संत बाबा फरीद के नाम पर रखा गया है। बाबा फरीद एक प्रसिद्ध सूफी संत थे। वे 12वीं शताब्दी में पंजाब में पैदा हुए थे। बाबा फरीद ने अपना जीवन लोगों को प्रेम और भाईचारे का संदेश देने में बिताया। कहा जाता है कि बाबा फरीद ने कुछ समय फरीदाबाद में भी बिताया था। उन्होंने 1607 में इस जगह का नामकरण फरीदाबाद किया था। फरीदाबाद में आज भी बाबा फरीद की मजार है। हर साल यहाँ उर्स का आयोजन किया जाता है। इस उर्स में भारी संख्या में लोग शामिल होते हैं। बाबा फरीद की शिक्षाएं आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। फरीदाबाद के लोग बाबा फरीद को बहुत सम्मान देते हैं। फरीदाबाद में घूमने के लिए कई अच्छी जगहें हैं। यहाँ सूरज कुंड एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। सूरज कुंड में हर साल अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला लगता है। इस मेले में देश विदेश के कारीगर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। फरीदाबाद में बड़खल झील भी देखने लायक जगह है। ये झील एक प्राकृतिक झील है। यहाँ बोटिंग का आनंद लिया जा सकता है। राजा नाहर सिंह की हवेली भी फरीदाबाद में स्थित है। यह हवेली अब एक संग्रहालय बन गई है। यहाँ राजा नाहर सिंह से जुड़ी चीजें सहेज कर रखी गई हैं। इसके अलावा फरीदाबाद में कई पार्क और गार्डन भी हैं। यहाँ की हरियाली मन को बहुत भाती है।